तो पेशेंट के सिम्टम्स लिए जाते हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम निकाला जाता है, इंडिविजुअलाइजेशन किया जाता है, जिसके बेसिस पे एक मेडिसिन निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ पेशेंट, उस पेशेंट को हेडेक है, उसको गैस्ट्राइटिस है और उसको विटामिन डी का डेफिशिएंसी है। जब ऐसा पेशेंट एलोपैथिक फिजिशियन के पास जाता है तो he will be given a painkiller for the headache, Yes. a tablet for gastritis, and he will be given vitamin D supplements for vitamin D insufficiency. But we have seen कि वो lifetime खाते रहना पड़ता है ना? मतलब माइग्रेन एक आपने पेन किलर खा लिया, कुछ टाइम के बाद आपको 2-3 दिन के बाद दोबारा से खाना पड़ेगा। गैस्ट्राइटिस पानी आप लोग पूरी पूरी जिंदगी लेते रहते हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी आपको कम है, आपने बाहर से खा तो लिया, बट यू आर नॉट ट्रीटिंग द कॉज। हमारी बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है बिकॉज यू आर नॉट ट्रीटिंग द पेशेंट एज अ होल। आप एक सिम्टम है उसको मैनेज करने के लिए आप एक दवाई दे रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब यही पेशेंट किसी होम्योपैथिक फिजिशियन के पास आएगा, उसके सारे सिम्टम्स के बेसिस पे, ऑन द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम, उसका कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे, पेशेंट की ससेप्टेबिलिटी के बेसिस पे एक दवाई निकाली जाएगी। दैट मेडिसिन इज गिवन इन हाई डाइल्यूटेड सब्सटेंसेस। बहुत हाई डाइल्यूशंस हैं होम्योपैथिक मेडिसिन में, आप देखेंगे मटेरियल क्वांटिटी इज नेग्लिजिबल और इन वेरी हाई पोटेंसीज इट इज नॉट सीन, वेयर the dynamic energy, the latent crude energy is raised to an incredible degree. तो जब वही मेडिसिन दी जाती है तो वो हमारी बॉडी की अपनी हीलिंग मैकेनिज्म को ट्रिगर करता है। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी हमें अंदर से जब हम हील होगी, हमारी वाइटैलिटी हील होगी, तो पेशेंट का हेडेक भी ठीक होगा, पेशेंट का गैस्ट्राइटिस भी ठीक होगा और उसका विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म आल्सो। जब पेशेंट हाइपोथायरॉइड होता है तो क्या मैनेजमेंट होता है इसका? ऊपर से हार्मोन खिलाना, दैट इज द एलोपैथिक मैनेजमेंट। तो क्या होता है, यू कीप ऑन टेकिंग दैट थायरोक्सिन फॉर लाइफ, बट नो, इन होम्योपैथी we give hormone, we don't give hormone, we give medicines that make your thyroid gland healthy. So it is a holistic system of medicine that triggers our body's own healing mechanism. This is a brief about homeopathy. Okay, thank you. As Dr. Shweta has explained, body has its own recuperative power. We are just creating the atmosphere to heal body itself. So we have to go and treat the root causes. So then you can be free from your long-term medications and a healthy lifestyle. That's why we are bringing the Ayush, all Ayush systems. Everybody is doing their own roles and contribution for the health management as well as preventive and curative aspects. So purpose of Ayushema is to get these services highlighted so people will come to know the benefits of our all Ayush services, different platforms. Okay, ma'am, I would like to say something about now hypothyroidism. What exactly it is, how it is caused, and what are the signs and symptoms, and how you treat in homeopathy. Yes, we have all gathered here to discuss the management of hypothyroidism with homeopathy. So we first discuss about what hypothyroidism is. हाइपो का क्या मतलब होता है? जब कोई भी चीज कम हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? हाइपो। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब जब थायराइड ग्लैंड का फंक्शन कम हो जाएगा उसे हम बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म. सो व्हेन अ कंडीशन in which thyroid gland doesn't produce enough thyroid hormone for our daily requirement, that condition is known as hypothyroidism. थायराइड ग्लैंड का फंक्शन कम हो जाएगा. तो पहले हम समझते हैं थायराइड ग्लैंड है क्या, राइट? यस. थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में नेक में सिचुएटेड होता है, लाइक यू कैन सी इन दी पिक आल्सो. नेक में हमारे यहाँ पे एक प्रोट्रूबरेंस होता है जिसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल. उसके नीचे देयर इज अ बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन which is known as thyroid gland. Now my viewers, thyroid gland is the largest endocrine gland of our body. Largest है इसका मतलब बहुत important है, ठीक है? It produces hormones T3 and T4 that goes in our body and has a very important functions. Now, thyroid gland is situated in the neck, right?
अब थायराइड ग्लैंड लाइक हमारी एक बॉडी पूरी यूनिट है, थायराइड ग्लैंड का निकल के आप अपने आप में कोई वजूद नहीं है। हाउ इज द थायराइड ग्लैंड रेगुलेटेड? हमारे ब्रेन में एक सेंटर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस secretes TRH that stimulates anterior pituitary to release TSH. This TSH stimulates thyroid gland to produce thyroid hormones that goes through blood and produces T3 and T4 and goes through blood to target various tissues and cells of our body. Now, why am I telling you all this? Your patients do not have to know hypothalamus, anterior pituitary. इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी बॉडी एक पूरी यूनिट है। Yes. हमारा जो ब्रेन है वो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो अगर मैं थायराइड ग्लैंड को बाहर निकाल दूं तो उसका अपने आप में कोई वजूद नहीं है। आवर बॉडी इज अ यूनिट, इट इज कंट्रोल्ड बाय हायर सेंटर्स, इट कंट्रोल्स लोअर सेंटर्स। ठीक है, सो इट कैन ओनली बी ट्रीटेड बाय अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन that treats our body as a unit. Next. इससे पहले वाला स्लाइड दिखाइए। इससे पहले वाला। Now the symptoms of hypothyroidism. इसका क्या मतलब हुआ कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें हाइपोथायरॉयडिज्म है? इसके लिए पहले हम ये समझेंगे कि थायराइड ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या होता है। थायराइड ग्लैंड का मेन फंक्शन होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब हुआ? मेटाबॉलिज्म का मतलब हुआ इट इज द एनर्जी प्रोड्यूसिंग। हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम थायराइड हार्मोन्स करते हैं। थायराइड हार्मोन्स कन्वर्ट मास इनटू एनर्जी। आई रिपीट, थायराइड हार्मोन कन्वर्ट्स मास इनटू एनर्जी। तो जब हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, मतलब जब थायराइड लेवल्स कम हो जाएंगे तो हमारी बॉडी में क्या होगा? एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। तो क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे? सिम्टम्स होंगे फटीग, मसल एक, टेंडरनेस, स्टिफनेस, पेन, स्टिफनेस एंड स्वेलिंग इन द जॉइंट्स। ठीक है, पेशेंट का बदन टूटेगा, नींद आएगी, थकावट रहेगी, सोने का मन करता रहेगा, ऑब्वियसली बिकॉज एनर्जी नहीं। अब मास एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो पेशेंट का वेट गेन होगा, वाटर रिटेंशन होगा, तो पेशेंट का पफी फेस रहेगा। There will be dry skin and thinning of hair. Now, hair loss is a very important symptom of hypothyroidism. Clinic में हम देखते हैं patient only comes for hair loss. Then we tell them कि आप thyroid profile कराइए, तो we come to know that the patient is hypothyroid. So, there is hoarseness in the voice. Hoarseness क्यों आती है? Because जब thyroid gland enlarge हो जाता है तो वो laryngeal nerve को compress करता है जिसकी वजह से hoarseness आती है। Now, for ladies, heavier than normal or irregular menstrual periods. ये आपके कल के वेबिनार में उन्होंने भी मेंशन किया था, इनफर्टिलिटी पे आपका वेबिनार था। The thyroid hormone is very important in controlling menstrual functions of ladies. तो जब thyroid hormone की कमी होगी तो irregular menstruation होगा। Now, ladies, when you go for irregular menses or when you take your daughters for irregular menses, तो आप देखेंगे कि आपका जो गायनिक है या जो आपका डॉक्टर है वो थायराइड फंक्शन टेस्ट जरूर करवाता है। Why? Because thyroid hormone has very important role in controlling menstrual function. This I'll also talk in detail later on. Now, thyroid patient has increased sensitivity to cold. मतलब कोल्ड इनटॉलरेंट है। जो हाइपोथायरॉइड पेशेंट है वो हमेशा एसी बंद कराएगा, उसे ठंड बहुत ज्यादा लगती है, राइट? बिकॉज लिपिड मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा। हार्ट के पास एनर्जी नहीं है, देयर इज स्लो ऑफ द हार्ट रेट। माइंड स्लो डाउन हो जाएगा तो डिप्रेशन आएगा पेशेंट में। Impaired memory, there will be forgetfulness, पेशेंट चीजों को भूलने लगेगा, कंफ्यूज रहेगा। तो सी वी हैव सीन कि
माइंड से लेके बॉडी तक एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम कौन करता है? थायराइड हार्मोन करता है। और हर पेशेंट में अलग सेट ऑफ सिम्टम्स आते हैं। किसी में मेंटल कंफ्यूजन ज्यादा होती है, किसी में हेयर लॉस होता है, किसी में मेंस्ट्रुअल फंक्शंस इरेगुलर होते हैं, किसी में फटीग ज्यादा होता है। सो this is why holistic approach is important. And then last, the enlargement of the thyroid gland. जब thyroid gland पे stress आता है तो वो enlarge होता है, जिसे हम कहते हैं goiter. Goiter, yeah. Okay, thank you. You have given very detailed information regarding the symptoms, so the patient can things and correlate with the symptoms. अगर आपको इनमें से कुछ symptoms हैं तो it can be hypothyroidism also, जैसे irregular periods हैं, hair fall है, fatigue है, या आपका वेट बढ़ गया है ना, जब फटीग होती है, बदन टूटता है, we don't take it seriously. फिर उसके बाद जब बहुत ज्यादा हेयर लॉस होने लगता है, मेंसेस इरेगुलर होने लगते हैं, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. No, that this can be because of hypothyroidism. इसीलिए ये हेल्थ वेबिनार सीरीज लेके आए कि अभी घर में कोविड टाइम में बहुत लोग घर ही बैठे हैं, बाहर क्लिनिक भी नहीं, अभी घबराते हैं, थोड़ी सिम्टम्स हो गए तो ज्यादा जाने के लिए. तो आप लोग थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट कीजिए. आप देखिए आपके साथ एक्सपर्ट्स भी आ रहे हैं यहाँ पर कि ये गाइडेंस है आपकी. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सिम्टम्स हैं, कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप हमारे साथ FB लाइव पे हैं तो आप अभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं. एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं तो हम आपके जवाब भी अभी देंगे थोड़ी देर में, लास्ट एंड सेशन से पहले. नेक्स्ट स्लाइड करें. हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने अभी लिया है स्लाइड में, क्योंकि कल भी फर्टिलिटी को लेकर ही बात हो रही थी. ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, है तो थायराइड ग्लैंड की फंक्शंस हैं डिफरेंट, बट कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं आजकल. इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन हो गया है, जैसे कल भी बताया था 27.5 मिलियन कपल्स आर हैविंग इनफर्टिलिटी इश्यूज. This was the 2017 data and now we are into 2020. तो अब ये बढ़ ही गया होगा जो हमारे लाइफस्टाइल है और थायराइड फंक्शंस के लिए. कैसे होता है आप इसको एक्सप्लेन करेंगे डॉक्टर श्वेता? Yes, I will talk about the role of thyroid hormone in our fertility. Yes. मैंने जैसे कि बोला, जो थायराइड ग्लैंड है वो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को रेगुलेट करता है. कैसे रेगुलेट करता है? इट कैन प्रिवेंट द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी. ठीक है, तो जब अंडा बनेगा नहीं और निकलेगा नहीं तो आपकी मेंस्ट्रुअल फंक्शंस इफेक्ट होंगी, आपको इनफर्टिलिटी रहेगी. जब अंडा नहीं बनेगा, नहीं निकलेगा, तो आप कंसीव नहीं कर पाएंगे. ऐसा देखा गया है कि जब आप कंसीव कर भी लेते हैं और आपको हाइपोथायरॉइड है, देन यू हैव अ चांस ऑफ रिस्क ऑफ मिसकैरेज, प्रीमेच्योर एबॉर्शंस हो सकते हैं. ठीक है. ऑल्सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, now this is very important my ladies, during pregnancy हमारी जो थायराइड हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है, it is 50% more than normal thyroid requirement. और अगर उस टाइम पे आपको हाइपोथायरॉइडिज्म है तो it severely affects the growth of the fetus. Such a child can be born mentally and physically retarded, and we call such child a cretin, or a disease is known as cretinism. Now, cretinism is a congenital hypothyroid condition. It is irreversible. It cannot be cured. तो इसलिए हम देखते हैं कि गायनी ओपीडीज में प्रेग्नेंट लेडीज का थायराइड प्रोफाइल रेगुलरली चेक कराया जाता है. So if you are suffering from irregular menses, अगर आपको periods heavy आते हैं, amenorrhea रहता है, please get your thyroid test done because this can severely affect your fertility. अगर आप conceive कर भी लेते हैं, you might miscarriage. और अगर नहीं भी होता है तो जो बच्चा आपके गर्भ में बन रहा है hypothyroid ladies में, that child can be born cretin. These are the main causes, causes of hypothyroidism. कारण क्या है exactly? ठीक है. Next we move on to causes of hypothyroidism. Hypothyroidism हमारी बॉडी में होता क्यों? The most important cause of hypothyroidism worldwide is iodine deficiency. हमारी बॉडी को डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयोडीन 150 mcg, it's not mg, I'm sorry, it's mcg per day, microgram per day. आयोडीन एक रॉ मटेरियल है जिससे थायराइड हार्मोन बनता है.
ठीक है। अब जैसे आप आटे के लड्डू बना रहे हैं और अगर आपके पास आटा ही कम है तो लड्डू भी कम बनेंगे। उसी तरह अगर आपकी बॉडी जो हॉर्मोन्स है वो आयोडीन से बनती है। अगर आयोडीन कम है तो हॉर्मोन्स कम होंगे, हॉर्मोन्स कम होंगे तो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो आयोडीन डेफिशिएंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म वर्ल्ड वाइड. Our daily requirement of iodine is 150 mcg micrograms per day. And the sources of iodine are seafoods are very rich in iodine. Fish हो गया, seaweed हो गया या कोई भी seafood है, they are usually rich in iodine. And if you are a vegetarian, then dairy products like milk, yogurt, cheese, grains like cereals and breads are good sources of iodine. Then fruits and vegetables are rich in iodine. But अगर आपकी सॉइल आयोडीन में डेफिशिएंट है तो आप फर्टिलाइजर्स ऐसे यूज कर रहे हैं जो आयोडीन में नहीं है, तो जो आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होंगे, जो आपका फूड होगा, दैट विल आल्सो बी डेफिशिएंट इन आयोडीन। तो आप में भी आयोडीन आपको नहीं मिलेगा और हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। यस। इससे फाइट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, दे हैव फोर्टिफाइड आवर कॉमन सॉल्ट विद आयोडीन। ठीक है, 1 million part of common salt is iodized with 1 part of sodium iodide or potassium iodide. तो अगर हम we all use iodized salt these days, right? यस यस। अगर हम आधी चम्मच iodized salt की खा लेते हैं, it is sufficient to meet our daily requirement of iodine. और जिस ऑडियंस से हम डील कर रहे हैं, that audience, I guess we all eat iodized salt. So iodine deficiency is the most important cause of hypothyroidism worldwide. But for us, what is more important is next autoimmune, Hashimoto's disease. Autoimmune disease is okay. Now let me also talk about goitrogens. Yes, Dr. Bharti, let me also talk about goitrogens. ओके। इसके आगे मैंने एक क्रॉस मारा है, राइट? Goitrogens क्या होते हैं? Goitrogens are substances that interfere with the way the body uses iodine. मतलब आयोडीन को बॉडी में यूटिलाइज नहीं होने देते हैं। सो इसमें आता है जैसे सॉय हो गया या फिर कुछ क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स हैं जैसे कैबेज, ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर, ब्रूसेल्स स्प्राउट्स, जो goitrogens रिच होते हैं। Whereas if we take adequate amounts of iodine, then there should not be much of concern. But still, I would say that hypothyroid patients should be wise in using these goitrogens. हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम हाइपोथायरॉइड हैं तो इन चीजों का थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें, ठीक है? यस। So 1 minute, I just want to know about the hypothyroidism in homeopathy. How long it takes when patient comes to you for the treatment of hypothyroidism? Like what all things and how much time patient needs to take this homeopathy medicine? Do they need to take for lifetime, like they are taking Thyronorm for lifelong, or depending upon the symptoms, how much, like exactly what is the course of treatment? इसके बारे में डॉक्टर भारती मैं आपसे बाद में डिटेल में भी बात करूंगी। Okay. मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है हमारी बॉडी को अंदर से हील करती है। वो क्या करती है? हमारे ग्लैंड को हेल्दी बनाती है। तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन का असर आपको लाइफ टाइम नहीं खाना है। कैसे हम मैनेज करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन से, वी विल डिस्कस इन डिटेल लेटर। सिम्पटोमेटिकली पेशेंट्स 15 days to 1 month में बहुत इजीली इम्प्रूव हो जाता है। और टोटल कितना टाइम लगता है वो पेशेंट टू पेशेंट उसकी स्टेजेस पे डिपेंड करता है। टॉकिंग लेटर। ओके। अभी मैं बात करती हूँ, गेटिंग बैक टू माय सब्जेक्ट व्हिच इज इम्यून और Hashimoto's. Like we said, iodine deficiency is the most important cause of hypothyroidism worldwide. मगर क्योंकि हम सब आयोडाइज्ड सॉल्ट खाते हैं, जो व्यूअर्स हमारे सामने हैं अभी, उसके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऑटो इम्यून डिसीज। यस। ऑटो इम्यून डिसीज क्या होती है? ऑटो इम्यून डिसीज होती है जब हमारी ही बॉडी हमारे अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन राइट। हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन रही हैं जो थायराइड ग्लैंड के थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को कम कर रहा है। दैट इज ऑटो इम्यून डिसीज।
अब हमारी ही बॉडी हमारे ही अगेंस्ट एंटीबॉडीज क्यों बनाने लगती है? Nobody knows. It is unknown. Autoimmune disorder in which your immune system creates antibodies that damage your thyroid gland. Doctors doesn't know what causes immune system to attack your thyroid gland. कुछ कहते हैं वायरस है, कुछ कहते हैं बैक्टीरिया है, सब कहते हैं कि जेनेटिक कॉज हो सकता है, कोई एक्यूट इलनेस हो गई जिससे वो ट्रिगर हो गया, कोई स्ट्रेस हो गया जिससे वो ट्रिगर हो गया. We don't know the cause. But, next slide please, but it is seen that it is more common in females, it is more common in middle age, it is more common with people with heredity. जैसे अगर किसी की मम्मी को ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस है तो उनके बच्चों को, उसकी डॉटर में ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस होने के चांसेस ज्यादा हैं. किसी को अगर कोई और ऑटोइम्यून डिसीज है, जैसे कि अगर किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, टाइप 1 डायबिटीज है, उनमें चांसेस ज्यादा है. किसी को रेडिएशन एक्सपोजर है, उसमें ज्यादा है. बट एग्जैक्टली क्यों किस में ट्रिगर हो जाता है, वी डोंट नो. दीज आर द ऑब्जर्वेशंस. ये देखा गया है कि विमेन में ज्यादा है, मिडिल एज में ज्यादा है, हेरिडिटी में ज्यादा है. बट ये कुछ नहीं है तो भी हो सकता है, ये सब है तो भी पेशेंट हेल्दी हो सकता है. तो हियरिंग कम्स होम्योपैथी, राइट? जब आपको कॉज ही नहीं पता है, आप सिर्फ बाहर से हार्मोन खाए जा रहे हैं, इट इज ओनली अ मैनेजमेंट, इट इज नॉट अ क्योर, राइट? और जो होम्योपैथी है वो हमारी अपनी बॉडी की हीलिंग मैकेनिज्म को ट्रिगर करती है, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स को स्लो डाउन करती है, अंदर से पेशेंट को क्योर करती है. Now, the next slide, we move on to next slide, which is the diagnosis of hypothyroidism. अब हमारे व्यूअर्स में जितने भी हाइपोथायरॉइड के पेशेंट्स हैं, उनमें सब में आपने देखा है आप थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाते हैं. दिस इज द बेसिक टेस्ट फॉर थायराइड. 3 चीजों का लेवल हम कराते हैं, फ्री T3, T4 एंड TSH. तो TSH जैसा आप if you recall, हमने पहले बात करी थी कि हमारा ब्रेन जो है TSH करता है, जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है थायराइड हार्मोन T3, T4 को रिलीज करने के लिए. यस, राइट? तो अगर पेशेंट यूथायरॉइड है, यूथायरॉइड का क्या मतलब हुआ कि प्लीज गेट बैक टू दैट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड. अगर पेशेंट यूथायरॉइड है, यूथायरॉइड का क्या मतलब है कि उसको थायराइड ग्लैंड हेल्दी है, तो TSH लेवल भी नॉर्मल है और T3, T4 लेवल भी नॉर्मल है. सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉइडिज्म क्या होता है कि जैसे हार्मोन कम बनना शुरू होता है, हमारा ब्रेन TSH ज्यादा रिलीज करने लगता है ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए कि ज्यादा T3, T4 बना, तो ग्लैंड एक्टिव होकर ज्यादा T3, T4 बनाने लगता है. सो यू आर मूविंग टुवर्ड्स हाइपोथायरॉइडिज्म. ठीक है, तो इसमें TSH ज्यादा है क्योंकि माइंड जो है ज्यादा T3, T4 रिलीज कर रहा है और ग्लैंड उसको अभी बना पा रहा है, बट इट इज ओवर एक्टिव. वो थक जाएगा कुछ टाइम में, तो जब वो थक जाएगा तो कुछ टाइम में पेशेंट क्या हो जाएगा, ओवर्ट हाइपोथायरॉइड हो जाएगा. ओवर्ट हाइपोथायरॉइड में क्या होता है, TSH इंक्रीज होता है, T3, T4 लेवल्स कम होते हैं, कम हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट टेस्ट, अगर आपको ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस है, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लिखा है, अगर आपको ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस है तो उसमें हम एंटीबॉडीज टेस्ट कराते हैं, व्हिच इज थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडीज एंड थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज. नेक्स्ट. Yes, now we move on to the most important part of our seminar, which is the management of hypothyroidism with homeopathy. जैसे आपने मुझसे बाहर पहले क्वेश्चन भी पूछा डॉक्टर भारती, कि हम होम्योपैथी से थायराइड कैसे मैनेज होगा. बिल्कुल. तो मैंने अपने पेशेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट, ओल्ड केसेस हु आर ऑलरेडी ऑन थायरॉक्सिन. केसेस हैं जो अभी थायरॉक्सिन नहीं ले रहे हैं पर उनका TSH लेवल मार्केटली एलिवेटेड है, इट इज अबाउट 15. And cases who have moderately high TSH या फिर सब क्लिनिकल केसेस जो हमने अभी डिस्कस करे हैं, बिल्कुल TSH हाई है बट अभी T3, T4 लो नॉर्मल है, बट हमारा थायराइड ग्लैंड ओवर फंक्शन कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो ओवर हाइपोथायरॉइडिज्म में पेशेंट आ रहा है. तो हम इसको मैनेज कैसे करें?
नेक्स्ट हमारे ओल्ड केसेस हैं जो, और नहीं, सेम सेम स्लाइड, सेम स्लाइड। जो हमारे ओल्ड केसेस हैं ऑलरेडी थायरॉक्सिन ले रहे हैं, I have seen in my clinic is पेशेंट को एकदम से लगता है कि भाई अब हमें हार्मोन नहीं खाना है, अब हम सीधा अब होम्योपैथी लेंगे। हाँ, ये एक गलत प्रैक्टिस है। क्यों गलत प्रैक्टिस है? क्योंकि जैसे हमारी बॉडी में अभी थायराइड हार्मोन कम है, तो आपको थायराइड हार्मोन चाहिए। अगर आप थायराइड हार्मोन नहीं लेंगे तो उसके, और एकदम से आप स्टॉप कर देंगे, तो उसके इफेक्ट्स आने आपकी बॉडी में शुरू हो जाएंगे, यू कैन लैंड अप इन कॉम्प्लिकेशंस। तो ऐसे केसेस में हम सीधा थायरॉक्सिन विड्रॉ नहीं करते हैं। हम जितना आपका थायरॉक्सिन चल रहा है उसके साथ साथ आपका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। होम्योपैथी से जो आपका थायराइड ग्लैंड है, अब जो आप थायरॉक्सिन बाहर से खा रहे हैं, लाइक मैंने पहले भी बोला है, इट इज नॉट अ क्योर, इट इज अ मैनेजमेंट। थायरॉक्सिन आपका बॉडी में हार्मोन नहीं बन रहा है तो बाहर से खा लिया, बट क्यों नहीं बन रहा है? थायराइड ग्लैंड जो डिसीज है उसको आप टारगेट नहीं कर रहे हो, है ना? तो अगर आप एकदम से थायरॉक्सिन आप स्टॉप कर दोगे, योर थायराइड ग्लैंड इज ऑलरेडी डिसीज्ड, तो आपको एकदम से उसको नहीं रोकना है, बिकॉज होम्योपैथी इट विल टेक टाइम टू मेक योर ग्लैंड हेल्दी। हम थायरॉक्सिन के साथ साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। वी विल कीप ऑन रिपीटिंग द टेस्ट। जैसे जैसे पेशेंट का ग्लैंड हेल्दी होता है, हम थायरॉक्सिन के डोजेस को टेपर ऑफ करेंगे एंड फाइनली विल बी withdrawn. Fine. Now next we come on to new cases with markedly elevated TSH. मतलब आपका TSH लेवल बहुत ज्यादा है, थायराइड हार्मोन्स बहुत कम है। ऐसे केसेस में भी, क्योंकि थायराइड हार्मोन इज वाइटल, हमें चाहिए, हम हार्मोन शुरू करेंगे और उसके साथ साथ होम्योपैथी शुरू करेंगे। Now since we start with minimal dose of hypothyroid of thyroxine, तो बहुत जल्दी आपका वो हार्मोन निकल जाता है, हम खत्म करवा पाते हैं। इट विल बी टेपर्ड वेरी इजीली एंड द पेशेंट कैन स्विच ओवर टू होम्योपैथी। थर्ड केसेस, जो न्यू केसेस हैं जिनकी मॉडरेटली हाई है, ऑब्वियसली वी कैन स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद होम्योपैथी। ऑल्सो मैं एक और बात इसमें कहना चाहूंगी डॉक्टर भारती जी, कुछ केसेस में, कुछ में नहीं, इनफैक्ट सब केसेस में मैंने देखा है कि जो पेशेंट्स ऑलरेडी बहुत लंबे समय से थायरॉक्सिन खा रहे हैं, उनका थायराइड प्रोफाइल आप कराएंगे तो हो सकता है उनका थायराइड प्रोफाइल नॉर्मल आएगा, बट पेशेंट सफर्स फ्रॉम सिम्पटम्स, फटीग रहती है, हेयर फॉल रहता है, मेंसेस इरिटेशन। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी का जो अपना रेगुलेशन है वो खत्म हो गया है। आप बाहर से खा रहे हैं, आप 25 mg या 75 mg या 100 mg आप बाहर से, यू आर टेकिंग इट एवरी डे। आपको कम की जरूरत है तो भी आप खा रहे हैं, आपको ज्यादा की जरूरत है तो भी आप खा रहे हैं। तो थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता है, आपकी बॉडी को थायराइड ज्यादा चाहिए, यू आर नॉट अनेबल टू रेगुलेट दैट, तो आप में उसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है? बट व्हेन यू टेक होम्योपैथिक मेडिसिन along with thyroxine, your symptoms improve dramatically. 15 to 30 days में ही it is seen that symptoms improve dramatically, and slowly हम उसको taper off करके, जैसे जैसे उनका thyroid gland healthy होता है, the patient is switched over to homeopathy. And to answer your question कि क्या हमें homeopathic medicines lifetime खानी पड़ती है? नहीं खानी पड़ती है। Okay. Yes. होम्योपैथिक मेडिसिन आप देखेंगे, अगर आप किसी फिजिशियन के पास जाएंगे तो कैसे दी जाती है आपको? ऑलरेडी जब हम स्टार्ट करते हैं तो हफ्ते में एक बार, फिर उसको हम बढ़ाते हैं 15 दिन में एक बार। स्लोली द डोसेस आर टेपर्ड ऑफ, एंड जैसे जैसे हमें लगता है कि पेशेंट बिल्कुल, हम वी मे कॉल द पेशेंट फॉर फॉलोअप्स, बट द पेशेंट, वंस द पेशेंट इज हेल्दी, ही इज हेल्दी फॉर लाइफ। बिल्कुल, वो तो थायराइड फंक्शन अगर नॉर्मल वे में आ गया और थायराइड ग्लैंड अपने आप नॉर्मल काम कर रही है, हार्मोन्स वापस आपके बैलेंस स्टेज में आ जाते हैं, तो फिर जरूरत नहीं रहती आपको दवाइयों की। फिर मतलब आपके पास फीडबैक के लिए, फॉलोअप के लिए पेशेंट आते रहेंगे बस। अगर उनको कोई सिम्टम्स होते हैं, हेयर फॉल दोबारा हो जाता है या फटीग वापस आती है, पेशेंट टू पेशेंट जी। मैंने अभी बताया 3 तरह के पेशेंट्स है, पेशेंट की पैथोलॉजी कितनी है, सिम्टम्स कितने हैं, उसकी ससेप्टेबिलिटी कैसी है, इट डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ दैट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड करें।
Now, the management homeopathic medicines for hypothyroidism. हम Yes. किस तरह से क्या मेडिसिन देते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में हाइपोथायरॉयड पेशेंट्स के लिए. अब जैसे एलोपैथिक पेशेंट है, एलोपैथिक पेशेंट के लिए वी हैव एक सेट है कि आपको थायरॉक्सिन हार्मोन आपको खाना है. आप 25 से शुरू करते हैं, आप 50 पे आते हैं, फिर आप 75 पे आते हैं, फिर आप 100 पे आते हैं. क्योंकि आप अंदर ठीक नहीं हो रहे हैं तो आप कम से शुरू करेंगे, बट यू विल गो ऑन इंक्रीज, Gradually increase. लाइफ टाइम का आपका बन गया है, बिकॉज यू आर नॉट ट्रीटिंग द डिजीज फ्रॉम विद इन. अब होम्योपैथी में आई कैनॉट से दिस इज अ मेडिसिन फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म बिकॉज वी ट्रीट द पेशेंट, we do not treat the disease, we treat the patient that is having a disease. होम्योपैथी में हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स. टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स मतलब कोई भी बीमारी एक्सटर्नली कैसे मैनिफेस्ट करती है, थ्रू साइंस एंड सिम्टम्स. Thus, all the signs and symptoms presented by the patient from the former healthy state to the new disease conditions are to be considered to select a remedy. हमारे ऑर्गेनॉन में जो मास्टर ऑफ होम्योपैथी है उन्होंने भी बोला था totality is the outwardly reflected picture of the internal essence of the disease. आपको हाइपोथायरॉयडिज्म में कैसे पता चलता है? बदन टूटने लगता है, हेयर फॉल होने लगता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आती है ना. तो जो सिम्टम्स आते हैं उसके बेसिस पे मेडिसिन चूज की जाती है, पेशेंट की ससेप्टेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए, पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए, पेशेंट एपेटाइट कैसा है, थर्स्ट कैसा है, उसका पर्स्पिरेशन कैसा है, सारे सिम्टम्स के हिसाब से वी हैव मोर देन 10,000 ड्रग्स इन होम्योपैथी. उसकी एक दवा चूज की जाती है जो पेशेंट की इनहेरेंट वाइटलिटी को इम्प्रूव करता है, पेशेंट के अंदर से ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स को, थायराइड ग्लैंड में जो भी हिंड्रेंस है उसको ट्रीट करता है और पेशेंट की हेल्थ को रिस्टोर करता है. कैन यू पुट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. मैंने मेडिसिन मैंने क्लब करती है जो कि क्लिनिक में आई हैव सीन सीम्स टू फंक्शन बेटर in a hypothyroid patients. For example, we have Virita iode, we have Bromium, Tilcaria carb, Kali carb, Iodine, Phytolacca, Spongia. These are just few medicines that I have noted down. अब जैसे कोई पेशेंट आया मेरे पास, ठीक है, वो पेशेंट ओबीज है, वो पेशेंट को बहुत पसीना आता है, बिकॉज बहुत पसीना आता है तो वो बहुत इजीली कोल्ड कफ को कैच कर लेता है. उस पेशेंट दैट पेशेंट हैज अ टेंडेंसी ऑफ वीक बोन्स, स्पाइन्स की कर्वेचर्स या बहुत इजीली फ्रैक्चर हो जाता है, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग रहती है, डरा डरा पेशेंट रहता है. और these अगर इस ये वाले सिम्टम्स हैं then I will select Tilcaria carb for the patient. On the contrary, अगर पेशेंट आता है वो बहुत जल्दी से चौंक जाता है, थोड़ा सा भी किसी ने टच किया, हल्का सा भी शोर हुआ, पेशेंट चौंक जाता है, पेशेंट को अकेले रहने में डर लगता है, he has a tendency for a respiratory disease, I will put Kali carb. On the contrary, अगर कोई पेशेंट है जिसको बहुत ज्यादा भूख लगती है, always wants to eat, there is enlargement of the thyroid, yes. Iodine. If a patient has a rheumatic tendency, ज़्यादा stiffness है, muscle ache है, I will go for Phytolacca. So this I'm saying to emphasize on the fact that homeopathy treats the patient, not the disease. हमारे individualization किया जाता है जिसके basis पे medicine select की जाती है. तो मैं ऑडियंस को ये कहना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब ने आपको कुछ बताई है मेडिसिन, पर ये आप अपने आप नहीं लेंगे, आप अपने नियरेस्ट होम्योपैथी फिजिशियन को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो थायराइड से रिलेटेड है, आपकी हाइपोथायरॉयडिज्म से. तो जो कॉम्बिनेशंस ये डॉक्टर अपने हिसाब से आपको सिम्टम के अकॉर्डिंगली देंगे. ये सिर्फ एक डिस्कस किया है कि ये मेडिसिन अच्छी है बहुत हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए, बट आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना है. जब आपको प्रॉब्लम है, टेस्ट है, सिम्टम्स है, go to your nearest doctor and take the medical proper guidance and advice, and then they will advise according to your symptoms all these homeopathy medicines. पर medicines बहुत अच्छी है और काफी अच्छी क्योर मिल रही है इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म में. तो you must go and visit your nearest doctors in homeopathy. और बाकी और लाइफस्टाइल की भी मैनेजमेंट्स हैं जो इन सब की कॉम्बिनेशन में हम एडवाइस करते हैं कि आपकी डाइट कैसी हो, आपका लाइफस्टाइल कैसा हो, आपके कुछ टाइम योगा मेडिटेशन के लिए निकाले. बहुत सारे सिम्टम्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली क्लब करके एक लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करेंगे तो आप अपने थायराइड ग्लैंड की फंक्शन को स्टेबल कर पाएंगे, जिससे बहुत सारे हार्मोन्स आपके बैलेंस रहेंगे और बॉडी को स्मूथ फंक्शनिंग में आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी. हाँ डॉक्टर श्वेता.
नेक्स्ट स्लाइड करें, चले हाइपोथायरॉयडिज्म में जी। होम्योपैथी का बहुत अच्छा स्कोप है. As in my 10 years of experience in my clinic, I have not seen a single patient that has not responded to homeopathy. वेरी हम गुड. हर में डोसेज टेपर करा पाते हैं और सिम्टोमेटिकली पेशेंट ड्रामेटिकली इम्प्रूव होता है. ओके. नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूजुअली पेशेंट के मन में रहता है दैट यस. कैन आई टेक होम्योपैथिक मेडिसिन व्हाइल आई एम प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग. ये मैंने पहले भी बोला है कि प्रेगनेंसी हाँ जी. में हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं होना चाहिए. थायराइड ग्लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है. एज फार एज होम्योपैथी इज कंसर्न, homeopathic medicines are not only safe during pregnancy or breastfeeding, but they are also beneficial for the overall health of the mother and the baby. So they should be taken under strict guidance of homeopathic practitioners. This is also very common question. What are the precautions and do's and don'ts we have to do while taking these medications in homeopathy? Yes, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, पूछते हैं कि एक वो है कि हमें खुशबू वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ. तो ये बात बिल्कुल सही है दैट जैसे मिंट हो गया, कॉफी, अल्कोहल, टूथपेस्ट, परफ्यूम, जो जिन भी चीज़ों में देखा गया है कि परफ्यूम बहुत ज़्यादा होता है, फ्रेगनेंस ज़्यादा होता है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन के एक्शन को हिंडर करता है, इंटरफेयर करता है. So try and avoid these substances while you are taking homeopathic medicines. किसी भी चीज के लिए. This we are talking in general about homeopathy. और homeopathic medicines usually orally दी जाती है and sublingual दी जाती है. Sublingual मतलब tongue दी जाती है. तो हम कहते हैं कि homeopathic medicines के 15 minutes से 30 minutes before and after, try to avoid to eat or drink anything so that your mouth is not coated. खाने की खुशबू ना हो, उसमें कोई कोटिंग ना हो, because then that will hinder or it will interfere with the absorption of the medicine. As such, process of digestion से homeopathic medicines का कोई लेना देना नहीं है. Medicine membrane से absorb होती है, through nerves act करती है. So if your stomach is in the food, it does not have anything to do with the homeopathic medicines. You should maintain some gap before and after so that your mouth is not coated. If you do not have any flavor or coating in your mouth, that may hinder the absorption of homeopathic medicines. Okay, thank you very much. This is very common question you have covered. Now, another most important question ki, whether we should touch pellets of homeopathy or with fingers or hands or not. इसमें you should try and avoid as much as possible to touch those globules with your fingers, because हमारे fingers में moisture होता है, dirt होता है, oil होता है, that coat the medicine and may delay or hinder the absorption of the homeopathic medicines in our mouth. So try and avoid to touch. आपने देखा होगा हमेशा भी dispense the medicines in globules या फिर liquid medicine है that is taken in lukewarm water. आपको उसे टच नहीं करना है. इसमें कुछ मेडिसिन होती हैं जैसे वो ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में आप लोग देते हैं और कुछ लिक्विड्स भी होते हैं जो ऐसे रहते डोसेज. Medicine is the same. Globules are the vehicles for dispensing our medicines. ठीक है, वो बनाई जाती है. तो आपका मेडिसिन सेम है, आप उसे चाहे ग्लोब्यूल्स में ले लीजिए या फिर आप उसको लिक्विड डिवाइडेड डोजेस में ले लीजिए. बट आई वुड से ग्लोब्यूल्स आर बेटर बिकॉज इट इज इजियर टू और माइन्यूट हो जाती है. ओके ओके, just a minute, I will see if there is any question. Someone has asked, my TSH is 20 and she is taking some medicines in thyroidism, so she can take along with this thyroxine. She can take, I think doctor will advise, she can start homeopathy medicine along with this. Her TSH is 20.
हाँ, मैंने आपको बताया, मैंने 3 कैटेगरीज में अपने पेशेंट को किया। अगर आपका TSH 20 है तो दिस विल कम अंडर सिवियर हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ऐसे केसेस में आप कितने साल से वो थायरोनॉम खा रही हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। बट इमीडिएटली विजिट होम्योपैथिक फिजिशियन फॉर द गाइडेंस। अभी हार्मोन के साथ साथ हम होम्योपैथिक मेडिसिन शुरू करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए। जैसे जैसे उनका ग्लैंड हेल्दी होगा वो मेडिसिन को रिस्पॉन्ड करेंगे, स्लोली हर डोसेज विल बी टेकन ऑन एंड शी विल बी हेल्दी फॉर लाइफ। शी डजंट हैव टू टेक द हार्मोन फॉर लाइफ। ओके, आपको जो भी क्वेश्चंस हैं आप मेरे आयुक्षेम साइट के मैसेज पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9311478789। हमारी टीम और डॉक्टर श्वेता जैन आपको जरूर आंसर देंगे और डिटेल्स में, अगर आपको कुछ भी पर्सनल इससे रिलेटेड पूछना है तो। और एक क्वेश्चन आया है प्रीति का, मैम इज देयर एनी फूड टू अवॉइड इन हाइपोथायरॉयडिज्म? जैसे हमने गाइट्रोजेनिक का बात किया था तो कुछ उसमें मेंशन किया था आपने स्लाइड में। As such, हाइपोथायरॉयडिज्म में कोई ऐसा फूड नहीं है जो आपको अवॉइड करना चाहिए। जैसे मैंने बोला नाइट्रोजन्स होते हैं जैसे कि सोय, कैबेज, कॉलीफ्लावर। अगर आप हाइपोथायरॉइड हैं तो आप अवॉइड करिए। अवॉइड का मतलब कंसिडरेबल अमाउंट्स में खाइए, बी वाइज बाय यूजिंग देम, बट ऐसा नहीं है कि आपको अवॉइड करना है, बिकॉज वन योर ग्लैंड इज हेल्दी और आप प्रॉपर अमाउंट ऑफ आयोडीन, आयोडाइज्ड ऑयल हम लेते ही हैं, so it is not much of a concern. Okay, thank you Dr. Shweta Jain. You have given your valuable time for our audience। जो हाइपोथायरॉयडिज्म के इस सब्जेक्ट को लेकर पीछे बहुत पूछा गया कि होम्योपैथी की अप्रोच भी वो जानना चाहते थे कि हाइपोथायरॉयडिज्म को कैसे मैनेज किया जाता है, क्योंकि लोगों को सुनने में आता है, पता नहीं होता जब तक कि वो लोग खुद स्टार्ट नहीं करते दवाइयाँ कि क्या लें, कैसे लें, क्या करें। तो अब हम इस प्रोग्राम को एंड की तरफ लेके जा रहे हैं, कंक्लूजन की तरफ। मैं आयुक्षेमा की तरफ से 2 मिनट ब्रीफ आउट करूंगी कि हमारी आयुक्षेमा वेबसाइट एक रजिस्टर्ड कंपनी है जिसमें आयुष के प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स आप अपना प्रोफाइल फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर बना सकते हैं ताकि आप अपनी पब्लिक रीच को ज्यादा बूस्ट कर सकें। आप अपने टेस्टिमोनियल्स भी उसमें डाल सकते हैं और बहुत सारी कंपनीज, एकेडमीज, इंस्टीट्यूशंस जो आयुष को की सर्विसेज को लेकर सर्विसेज दे रही हैं पब्लिक के लिए, यू कैन ऑल्सो गो एंड क्रिएट योर प्रोफाइल। तो थोड़ा अपना टाइम निकालें, आयुक्षेम की वेबसाइट पर जाएं और अपनी प्रैक्टिस को ज्यादा से ज्यादा बूस्ट करें। पब्लिक को भी बताएं कि आपकी क्या सर्विसेज हैं और आप कितना बेस्ट कर सकते हैं। आप अपने घर पे, अपने क्लिनिक पे कुछ तो जो भी सर्विसेज दे रहे हैं उसमें आप ऐड कर पाएंगे, क्योंकि थोड़े दिन में हमारी एक ऐप भी लॉन्च होने वाली है जो लोगों की पब्लिक के हैंड में जाएगी and they can assess you and assess your services from their home itself। कि अगर किसी को कोई होम्योपैथी फिजिशियन की कंसल्टेशन चाहिए या कोई आयुर्वेदा की कंसल्टेशन चाहिए, कोई डाइट प्लान्स चाहिए, तो पेशेंट उस ऐप के थ्रू आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं एंड यू विल गेट द वेरी गुड रिम्यूनरेशन ऑल्सो फॉर योर सर्विसेज। तो प्लीज आप आयुक्षेम की वेबसाइट पे जाके अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करें क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट अभी सर्विसेज दे रहे हैं। थैंक यू ऑल। और हमारे इस वेबिनार सीरीज हेल्दी वुमेन हेल्दी इंडिया की तरफ से ये जो हमारा प्रयास छोटा सा किया गया है, आप लोग जुड़ रहे हैं और इतना ज्यादा शेयर कर रहे हैं हेल्दी वुमेन्स हेल्दी इंडिया मिशन को लेकर, उस सब के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू डॉक्टर श्वेता फॉर कमिंग हियर लाइव एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू ऑल।